स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन 1 भारत की विरासत। तो आज हम सभी भारत की विरासत के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है। समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण स्थिर स्थल का नाम भारतवर्ष है, जिसकी हम सभी संतान भारतीय हैं। भारत के शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए जाने वाले संकल्पों में भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता था। हमारा भारत देश जो है वो पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उसकी तीनों दिशाएं जो हैं वो समुद्र से भरी हुई हैं और उसकी उत्तर दिशा में हिमालय की गिरिमालाएं हैं, जिसकी वजह से कहा जाए तो वो हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा देश है। हमारे देश की जो समृद्धि है उससे आकर्षित होकर कई अनेक विदेशी लोग यहाँ व्यापार करने आए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश को एक सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उसका रीज़न यही है कि हमारे भारत देश में पहले बहुत सारी समृद्धि थी, जैसे कि जो कपड़े हैं उसका उत्पादन यहीं किया जाता था, तेज मसाले हैं, मिर्च मसाला जो है, मखमल का कपड़ा है, फिर दूध का उत्पादन सबसे अधिक, सोने का जो उत्पादक है वो भी यहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो विदेशी लोग थे वो हमारे भारत देश से आकर्षित होकर यहाँ व्यापार करने आए और कई विदेशी लोग यहीं स्थायी हो गए, जिससे वे भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए। तो इस प्रकार जो आदान प्रदान की परस्पर प्रक्रिया है उसके द्वारा हमारे देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं और इसी की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी विरासत का हस्तांतरण हुआ है। अब हम जानेंगे भारत का स्थान और उसका विस्तार। तो भारत का जो कुल भूमि विस्तार है वो 32,87,263 वर्ग किमी है, जो संसार का कुल क्षेत्रफल का 2.42% यहाँ माना गया है। जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत संसार में 7वें स्थान पर है और 16% से भी अधिक जनसंख्या, संसार की 16% से भी अधिक जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है, जिसकी वजह से जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत देश को दूसरे नंबर पर रखा गया है और पहले नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से हमारा पड़ोसी देश चीन आया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा वैविध्यपूर्ण विरासत। तो वैविध्यपूर्ण विरासत के बारे में देखा जाए तो ये कहा गया है कि भारत भूमि ने हमें और विश्व को समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण विरासत दी है। भारतीय संस्कृति एक शांतिप्रिय व्यापारी रही है, जिसमें भारत की संस्कृति में सत्य, चित्त और आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। इसके उपरांत यहाँ आकर बसी जो भिन्न भिन्न संस्कृति के साथ आदान प्रदान द्वारा भारतीय संस्कृति एक समृद्धि संस्कृति बनी हुई है। सिंधु घाटी की संस्कृति के लोगों से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला, कौशल के द्वारा समृद्ध बनाया। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंधु संस्कृति की जो घाटी है वहाँ के लोगों से लेकर आज तक भारत की जो योग्यता है, उसकी जो बुद्धि, शक्ति, कला और कौशल के द्वारा हमारा भारत देश एक समृद्ध बनाया गया है। भारत में भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए अनेक यहाँ ऋषि मुनि, संत, विद्वान, कलाकार, कारीगर, वैज्ञानिक, फिर साहित्यकार, शिक्षा शास्त्री और राजनीतिक, ऐतिहासिक कारक, समाज सुधारक वगैरह इन सब का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके धर्म शासन, शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा, रीति रिवाज आदि भी भारत को मिले हैं। तो भारत में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के धर्म पालने वाले लोग होते हैं, इसी प्रकार से अलग अलग धर्म पालने वालों की अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं और भाषाओं के आधार पर उनके अलग अलग प्रकार का पहनावा है। उसी प्रकार उनके अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज भी हैं जो ये सब भारत को मिले हैं। तो हमारे भारत को ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा संस्कृति का अर्थ। तो संस्कृति अर्थात होता है जीवन जीने की एक कला। तो देश या समाज में समय समय पर जो बदलते सहयोग के अनुसार जनजीवन में जो आने वाले परिवर्तन हैं, सुधार हैं, जो सामाजिक हमारी नीति रीति इत्यादि द्वारा जो भिन्न भिन्न समाजों की जो संस्कृति है उसके द्वारा ये संस्कृति बनी है,
जिसे हम संस्कृति कहते हैं, यानी एक जीवन जीने की कला। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो मानव के जो मन की उपज होती है, अर्थात मानव समाज की जो आदतें हैं उसके मूल हैं, जो उसके आचार विचार हैं, जो यानी वो बोलता है, सामने वाले को समझाने की जो उसकी क्रिया होती है उसे हम आचार विचार, फिर धार्मिक परंपराएं, फिर उसका रहन सहन, और सबसे मेन चीज़ उसके जीवन को उत्तम उद्देश्य तक ले जाने वाले जो आदर्शों का योग है उसे संस्कृति कहते हैं। अगला पॉइंट रहेगा हमारा भारतीय संस्कृति की विरासत। तो विरासत अर्थात क्या? तो विरासत अर्थात होता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल भेंट प्राप्त हुई है, वो विरासत कहलाती है। तो भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में जैसे कि हम दैनिक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि और बहुविधि परंपरा पर मुझे गर्व है, ऐसा हम कहते हैं। तो यह जो समृद्धि है ये विरासत है, अर्थात भारत द्वारा समग्र विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की जो देन है, ऐसा कहा गया है। तो आइए हम विरासत के बारे में जानेंगे। तो विरासत को दो भागों में बांटा गया है। पहली है भारत की प्राकृतिक विरासत और दूसरी है भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हम पहला जानेंगे भारत की प्राकृतिक विरासत के बारे में। तो भारत की जो प्राकृतिक विरासत के बारे में जानने से पहले हम ये बताएंगे कि जो प्रकृति है, तो प्रकृति पर्यावरण और मानव जीवन के बीच में एक निकटम यानी बहुत ही करीबी संबंध का परिणाम बताया है, उसे हम प्राकृतिक विरासत कहेंगे। जैसे कि प्राकृतिक विरासत जो है वह एक प्रकार से प्राकृतिक की भेंट दी हुई है हमें। भारत की जो प्राकृतिक विरासत है विशिष्ट रूप से देखा जाए तो उसमें ऊंचे पर्वत हैं, नदियाँ, झरने, सागर, समुद्र तट, विशाल उपजाऊ मैदान, फिर घाटी प्रदेश, रेगिस्तानी प्रदेश, इन सभी का समावेश प्राकृतिक विरासत में होता है। तथा वृक्षों, वनस्पतियों, फिर जीव जंतुओं, ऋतुओं, पशु पक्षियों, प्राणियों और विविध भूदृश्यों, विविध प्रकार की जो चट्टान, खनिज, इन सब का भी समावेश इसमें किया जाता है। हम सब प्रकृति की संतान हैं। तो हम सब प्रकृति की संतान हैं ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि प्रकृति ने हमारे भोजन, पानी, शुद्ध वायु तथा निवास जैसी लगभग सभी आवश्यकताओं को एक सुंदर व्यवस्था की है। तो हम सब प्रकृति की संतान है। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों की हर आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसी प्रकार से हम जो जीव जंतु हैं, हम सभी की लगभग सभी आवश्यकताओं को प्रकृति ने पूर्ण किया है। जैसे कि भोजन है, पानी है, भोजन पानी के बिना हम नहीं रह सकते, वायु के बिना हम नहीं रह सकते, फिर रहने के लिए हमें निवास स्थान चाहिए, उसके बिना भी हम नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति द्वारा मिली है, इसलिए कहा गया है कि हम सब प्रकृति की संतान हैं। तो प्रकृति के साथ जो हमारा व्यवहार है वो बहुत ही श्रद्धापूर्वक रहा है। जिसके उदाहरण दिए जाएं तो पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं और बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं, उन सब में प्रकृति से हमारा जो श्रद्धापूर्वक जो व्यवहार रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। जिसमें हम भारत की प्राकृतिक विरासत में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं: भूदृश्य, नदी, वनस्पति जीवन और वन जीवन। तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा भूदृश्य। भूमि आकार द्वारा अनेक भूदृश्यों का सर्जन देखने को मिलता है। जैसे कि हिमालय पर्वत भूमि एक आकार है। हिमालय में अनेक प्रकार की उपयोगी जो वनस्पति हैं, खनिज, अद्भुत पशु पक्षी, शिखर बर्फ से घिरे हुए हैं, जिसे बड़ी नदियां 12 मास भरपूर पानी से समृद्ध रहती हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे हिमालय है, जो बड़े शिखर हैं, जो पर्वतों से घिरे हुए हैं, तो वही पर्वत जो बर्फ से घिरे हुए हैं, वही बर्फ पिघल कर नदियों में 12 मास ही पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से हम उसे जलमार्ग में भी उपयोगी करते हैं। तो और तराई के जंगल भी वहाँ स्थित बताए गए हैं। फिर हिमालय में अमरनाथ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जैसे यात्रा स्थल भी, नंदा देवी जैसे शिखर भी वहाँ बताए गए हैं। तो भारत के लिए हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा नदी। तो नदी जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि प्राचीन काल से नदियाँ एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही है। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है, और जो सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों में भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव रहा है। पीने का पानी, तो हमारा पॉइंट रहेगा नदी। नदी जैसे प्राचीन काल से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही हैं। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे ही विकसित हुई है। जैसे कि सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। तो लोक जीवन पर प्रभाव डालने का रीज़न ये बताया कि जैसे कि पीने का पानी बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। तो पीने के लिए पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, फिर सिंचाई करने के लिए, बिजली के लिए, कृषि के लिए, जलमार्ग जैसी हमारी सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में नदियों का ही स्थान प्रमुख रहा है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, फिर जो लिपाई पुताई तथा उद्योग के विकास के लिए भी मानव को नदियों के पानी पर ही आधारित रहना पड़ता है। जो आज के समय में भी देखा जाए तो आप गांव साइड में जाओगे तो गांव में अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जो पुराने मकान हैं, जो पक्की ईंटों से नहीं बने हैं। तो ऐसे मकानों की जो लिपाई पुताई होती है मिट्टी से द्वारा की जाती है, तो उसमें भी पानी का उपयोग होता है। फिर उद्योग के लिए तो हमें पता ही है कि उद्योग में किसी भी प्रकार का जो उद्योग होगा उसमें भी पानी का उपयोग होगा। तो इस प्रकार मानव को नदियों के पानी पर ही आधारित रहना पड़ा है। इस तरह नदियों ने भारतीय प्रजा जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में जो प्राचीन काल से नदी तट के उषा और संध्या के विविध भूदृश्यों द्वारा भरपूर सौंदर्य, कला की समझ और कौशल का विकास भी संस्कृति की विरासत से ही मिला है। इसलिए जो भारत के लोग हैं वे लोग नदियों को लोक माता के नाम से जानते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि हमने नदियों को लोक माता का सम्मान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वनस्पति जीवन। तो वनस्पति जीवन में भारतीय जो प्रजा है वो आदिकाल से पर्यावरण प्रेमी बताई गई है, जिसका प्रमाण उसका वृक्ष प्रेम, पुष्प प्रेम और पौधों के प्रति आदर रहा है। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसका यही बताया गया है कि हमारा जो भारत की जो प्रजा है वो आदिकाल से पर्यावरण के प्रेमी ही रही है। मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी ये सभी जो है ये भोजन के लिए वनस्पति पर आधारित रहे हैं। भारत में जैसे बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, फिर तुलसी के पौधे हैं। इन सब की पूजा और दीप किए जाते हैं। फिर वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें बरगद की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में कई इस प्रकार के वृक्ष हैं जो पूजा पाठ में भी उपयोगी हैं, उनकी पूजा की जाती है। फिर अनाज, दलहन, तिलहन के पौधे, फिर धान लहराते खेतों में वन समृद्धि से पूर्ण जंगलों और औषधियों के लिए उपयोगी पौधों ने अति प्राचीन काल से हमारे जीवन को समृद्ध बनाया है। तो जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत में 5000 वृक्ष बताए गए हैं, जिसमें से 2000 वृक्ष औषधियों के लिए हैं और बाकी के जो हैं वो कटीली वनस्पतियां भी बताई हैं, उसमें पेड़ पौधे फूल ये सब भी आते हैं। फिर कुछ पौधे बताए हैं जिसमें मोगरा है, गुलाब है, पुष्प बताए, जैसे कि पुष्प हम कह सकते हैं फूलों के लिए। तो गेंदे के फूल हैं, सूरजमुखी, मोगरा, गुलाब, चंपा, जूही ये सभी जो है ये पुष्पों ने मानव जीवन को बहुत ही सुंदर और सुवासित, निरामय और समृद्ध बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से वनस्पति जीवन में यानी हमें कई प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं जो मनुष्य के जीवन में कई प्रकार से देखा जाए तो एक प्रकार से जो वृक्ष है उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी शुद्ध वायु हम लेते हैं। तो वृक्ष भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी बताए गए हैं। फिर है वन्य जीवन। प्राचीन समय से जो भारत में देश प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ प्राणी प्रेमी संस्कृति वाला भी देश बताया गया है। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ भारत के जो लोग हैं वो जो वृक्षों के साथ तो उनका प्रेम बताया ही है, यानी पर्यावरण प्रकृति तो प्रेमी बताया ही है, उसके साथ साथ वो प्राणी प्रेमी भी बताया गया है। जैसे कि बाघ है,
सिंह है, हाथी, गेंडा, सियार, भालू, खरगोश, अजगर, सांप, फिर नेवला जैसे अनेक जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। और जो विश्व में एशियाई सिंह है जैसे शेर, तो विश्व में जो एशियाई सिंह है वो केवल गुजरात के गिर के जंगल में ही देखने को मिलता है। और हमारे देश में कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, तो धार्मिक मान्यताओं में लोगों ने बाघ, मोर, मगर और गरुड़ ऐसे कुछ वन जीवों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी माना है। तो जैसे कि बाघ है तो अम्बे माता की सवारी मानी गई है, मोर है जिस पर कार्तिक जी ने उन्हें अपना वाहन बनाया गया है, मगर है जिस पर माँ खोड़ियाल विराजमान रहती हैं, तो गरुड़ जिस पर इंद्र जी रहते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लोगों ने ऐसे कुछ जीवों को देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी माना है। तो अपनी राज्य मुद्रा में भी 4 सिंह, घोड़ा, हाथी तथा बैल की आकृति रखकर उन्हें महत्व प्रदान किया गया है। इन वन जीवों की रक्षा के लिए अभयारण्य बनाकर उनके जीवन की सुरक्षा के लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो अभयारण्य का मतलब जहाँ जो ये वन्य जीव हैं वो अपनी मर्जी से एकदम स्वतंत्र रूप से जो घूम फिर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का शिकार नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध होता है कि उन्हें कोई किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, किसी प्रकार का उन्हें जान हानि ना हो। तो वो लोग जहाँ एकदम स्वतंत्र रूप से इनके लिए व्यवस्था की जाती है उसे हम अभयारण्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो भारत ने जंगल जगत को विविधतापूर्वक और समृद्ध विरासत की भेंट दी है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात होता है मानव सर्जित विरासत, मतलब ये कह सकते हैं मानव के द्वारा वो विरासत है, मानव सर्जित के द्वारा, मानव ने ही उसे मतलब उसका सर्जन किया है। मनुष्य ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल और कला कौशल द्वारा कुछ प्राप्त किया है या उसका सर्जन किया है तो उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहेंगे। आर्यों से लेकर शक, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, मुगल, पारसी, फिर अंग्रेज, फ्रांसीसी, इस प्रकार आदि विविध जाति प्रजाति भारत में आई है। और इन सबके बीच में आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति एक तरह से समृद्ध संस्कृति बनी है। समय से भारत में विश्व की जो प्रजा है वो सांस्कृतिक विरासत की ही बहुत मतलब बड़ी भेंट दी गई है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो शिल्प स्थापित, तो शिल्प स्थापित की कला जो है वो लगभग 5000 वर्ष प्राचीन बताई है, जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जा सकती है। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, मानव शिल्प, फिर पशु एवं खिलौने तथा दाढ़ी वाले पुरुष का शिल्प, इस प्रकार की नर्तक की फिर मूर्ति देखकर हमारे मन में एक सांस्कृतिक विरासत के प्रति बहुत ही स्वाभिमान और गौरव की भावना भी जन्म लेती है कि मतलब हमारे देश में इस प्रकार की सिंधु घाटी के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि उस समय में भी कि क्या क्या चीज़ों की व्यवस्था थी और किस प्रकार से थी। जैसे कि हमने सिंधु घाटी की संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति, फिर मोहनजोदड़ो के बारे में जाना, इन सब में अवशेषों में यही सब चीज़ों की जानकारी मिली है, जिससे हमारे प्राचीन भारत के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में मौर्य युद्ध के उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ का शिल्प है, और बुद्ध की प्रजा पारमिता का शिल्प है। फिर सारनाथ की धर्मचक्र प्रवर्तन वाली महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी दी गई है। उसके बाद समय काल की जैन तीर्थकरों की प्रतिमा, राष्ट्रकूट राजाओं के समय की इलोरा एवं अजंता की गुफा को देखकर हमें अपनी संस्कृति विरासत के प्रति बहुत ही आदर और गर्व का अनुभव होता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत में देखा जाए तो मंदिर, शिलालेख अर्थात जो पत्थरों पर लेख लिखे जाते हैं अक्षरों से, मतलब अक्षर लिखे जाते हैं पत्थरों पर, उसे शिलालेख कहते हैं। फिर स्तूप और विहारों, फिर चैत्यों, मकबर, मस्जिद, किले, राजमहल, फिर दरवाजे, इमारत, इन सब का उत्खनन किए स्थलों तथा ऐतिहासिक स्मारकों का भी समावेश किया गया है। अपने स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों जैसे कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली वगैरह को भी हम सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जा सकता है।
फिर इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, मतलब जिसके हमारे ये महत्वपूर्ण बताया गया कि इन सब चीज़ों की भारत में ही खोज की गई है, यानी भारत ने इन सब चीज़ों की खोज की है। जिसमें आएगा भाषा, तो भाषा, फिर लिपि, अंक, शून्य की खोज, गणित, पंचांग, फिर खगोल शास्त्र है, लोहा है, फिर साहित्य है, धर्म, युद्ध शास्त्र, फिर रथ और प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, फिर धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान और पर्यावरण संरक्षण, इन सभी महत्वपूर्ण खोज भारत में हुई है। तो इसलिए और भारत बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और विकसित बताया गया, हमारा भारत देश इसलिए और महान बताया गया इन सब चीज़ों की, यानी भारत में ही खोज की गई। यानी भाषा, लिपि, यानी सबसे मेन बात भाषा कि मनुष्य को समझने के लिए और हमारी भाषा को सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए भाषा सबसे मुख्य बताई गई है, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने आचार विचार सामने वाले व्यक्ति को नहीं बता सकते। फिर शून्य की खोज की गई, जिसकी वजह से शून्य के द्वारा यानी ये कह सकते हैं कि जो पूरा भारत या शून्य पर ही व्यवहारिक है। तो अगला पॉइंट है हमारा भारत की सांस्कृतिक विरासत, तो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत। तो हम गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानेंगे, तो जिसमें सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्व महत्व रखने वाले स्थल में लोथल जो धोलका में स्थित है, और फिर रंगपुर जो लिमड़ी तहसील, फिर सुरेंद्रनगर जिला में जो आया हुआ है रंगपुर, फिर धोलावीरा जो कच्छ जिला में आया हुआ है, फिर रोजड़ी अथवा श्रीनाथगढ़ जो राजकोट जिला में आया हुआ है। ये सब यहाँ के मुख्य बताए गए हैं। फिर वड़नगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, चंपानेर का दरवाजा, सिद्धपुर का रुद्र महालय और विरमगाम का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सिद्धि सेठ की जाली, ये सब जो अहमदाबाद में ही आई हुई है। फिर हटी सिंह का देहरा, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब जो न्याय के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। फिर वडोदरा का राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खान का मकबरा, नवशहर की पारसी अग्यारी वगैरह ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल यहाँ बताए गए हैं। शंकराचार्य का शारदा पीठ, फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ सोमनाथ मंदिर है। फिर उत्तर गुजरात में अंबाजी का मंदिर जो बनासकांठा जिले में है, बहुचर जी का मंदिर जो महसाणा जिला में आया हुआ है। फिर महाकाली माता जी जो पावागढ़ पंचमहाल जिले में बताई गई हैं। फिर मीरा तादार जो महसाणा जिला में आया हुआ है। जैन तीर्थ पालीताना जो भावनगर जिला में आया हुआ है। फिर रणछोड़ जी का मंदिर जो हमें सभी को पता है डाकोर खेड़ा जिला में आया हुआ है। शामला जी जो अरावली जिला में है। तो इस प्रकार के कई तीर्थ स्थलों को गिनाया जा सकता है। गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक, सामाजिक और प्रवासलक्षी स्थलों में भी कुछ स्थल हैं, यानी कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है और एक तरह से देखा जाए तो प्रवास के लिए यानी घूमने फिरने के लिए भी ये स्थल बताए गए हैं, जिसमें है पोलो विजयनगर साबरकांठा जिला में आया हुआ है। फिर पतंग उत्सव और काकरिया जो अहमदाबाद में है। तानारीरी महोत्सव जो वडनगर में आया हुआ है। फिर उत्तरार्थ नृत्य महोत्सव है जो मोढेरा में बताया जाता है, और रणोत्सव जो कच्छ में है। इन सब चीज़ों का समावेश प्रवासलक्षी स्थलों में किया जाता है। इसके बाद कुछ है जैसे कि जैन बौद्ध पर्यटन स्थल बताए गए हैं जो जैनों के लिए बताए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ है, जिसके आधार पर गुजरात में वडनगर, तारंगा, खंबालीड़ा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर और झगड़िया वगैरह स्थल पर बौद्ध और जैन गुफाएं देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे गुजरात के मेले के बारे में। तो गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति के विविध स्थल पर परंपरागत रूप से तथा धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ मुख्य मेलों के बारे में ही बताऊंगी। ऐसे तो हमारे गुजरात में बहुत सारे मेले हैं, पर इनमें से जो मैं मेले बता रही हूँ वो कुछ मुख्य मेले बताए गए हैं, जिसमें पहला है मोढेरा का मेला जो मोढेरा महसाणा में स्थित है और ये श्रावणवदी अमावस्या को मनाया जाता है। फिर है बहुचरा जी का मेला
जो महसाणा में चैत्र सुदी पूनम को होता है। फिर है भादो पूनम का मेला, जो अंबाजी मतलब माता के नाम से है और बनासकांठा में है। भाद्रपद सुदी पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। फिर है भवनाथ का मेला, जो गिरनार जूनागढ़ में आया हुआ है। ये मार्गशीर्ष वदी 9 से 12 तक मनाया जाता है। फिर है तरणेदर का मेला, जो सुरेंद्रनगर में स्थित है। ये भी भाद्रपदी सुदी 4 से 6 के तारीख में ही मनाया जाता है। फिर है माधवपुर का मेला, तो ये पोरबंदर में आया हुआ और ये चैत्र सुदी 9 से 13 में मनाया जाता है। फिर है वोठा का मेला, जो धोलका अहमदाबाद में आया हुआ है। ये कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। फिर बताया है गोल गधे का मेला, जिसमें दाहोद में है ये मेला और ये होली के बाद 5वें या 7वें दिन लगता है। इसके बाद है कार्तिक पूर्णिमा का मेला, जो सोमनाथ गिर में आया हुआ है और ये कार्तिक सुदी पूर्णिमा के दिन ही ये मेला लगता है। फिर है भांगुरिया का मेला, जो छोटे उदयपुर में होता है और ये होली के रंग पंचमी तक ही रहता है। तो इस प्रकार से हम मेले की जानकारी हमने जानी। अब हम जानेंगे भारत भूमि और वहाँ के लोग। तो भारत भूमि और वहाँ के लोग में जैसे कि आदि मानव, तो आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि से आकर्षित होने के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुई और यहाँ अनेक जातियाँ भी आईं। परिणाम स्वरूप भारत में लगभग सभी जातियों का तत्व प्राप्त होते रहे। मतलब कहने का मतलब ये बताया गया कि हमारे भारत में जिस तरह से चीज़ों का उत्पादन होता रहा, तो उन सब चीज़ों से जो विदेशी लोग थे वो यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। तो व्यापार करने के लिए यहाँ आए तो अनेक प्रकार की जातियाँ हैं, जिसकी वजह से यहाँ हर तरह की जाति के तत्व प्राप्त हुए हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा, तो द्रविड़ प्रजा की गणना प्राचीनतम यानी बहुत पुरानी प्रजा के रूप में मानी जाती है। यहाँ पे नववंश शास्त्री और भाषा शास्त्री की अध्ययन खोजों से भी पता चलता है कि जो द्रविड़ है वो अन्य 6 भिन्न प्रजा में भी यहाँ रहती थी और उनके विषय में थोड़ा विशेष हम जानेंगे। तो सबसे पहला है नेग्रिटो। नेग्रिटो का मतलब होता है हबसी प्रजा। तो यहाँ बताया गया है कि जो नेग्रिटो है वो भारत में सबसे प्राचीन निवासी बताए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो नेग्रिटो हैं वो अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर हमारे भारत में आए थे और उनकी जो पहचान है वो ये है कि उनका जो रंग है, रंग से वो श्याम रंग होते हैं, 4 से 5 फुट ऊंचे होते हैं और इनके सिर पर घुंघरेले वाले बाल होते हैं। फिर है हमारा निषाद प्रजा। तो निषाद प्रजा के बारे में बताया है कि ये जो प्रजा है ये अग्नि एशिया से आई थी। इनका रंग भी श्याम बताया है, लंबा और चौड़ा सिर होता है इनका, छोटे कद के होते हैं और इनकी नाक चपटी होती है। इस प्रकार से इनकी शारीरिक विशेषता बताई है। भारत में आर्य इन्हें निषाद कहते थे, यानी भारत में जो आर्य हैं जिसे हम हिंदू भी कहते हैं, तो वो जो आर्य लोग थे वो इन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश यानी वर्तमान का जो म्यांमार है वो, तो इनकी जातियां इस प्रजा के लक्षण विशेष देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान विशिष्ट रहा है। ये लोगों के बारे में बताया गया है कि जो ये लोग हैं ये मिट्टी के बर्तन बनाने में, फिर खेती करने में, सूती कपड़ा बुनने में, इन सब कामों में बहुत ही कौशल माने जाते हैं और इनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं। फिर है द्रविड़। द्रविड़ को मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तरदायी अधिकार माना जाता है। उत्तर से आई विविध प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण बने रहें, कालांतर में ये द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ के बारे में बताया गया है कि इन लोगों ने हमें कुछ जो पूजा वगैरह है इन सब का ज्ञान हमें द्रविड़ लोगों से मिला है। जैसे कि द्रविड़ लोगों ने माता के रूप में पार्वती और पिता के रूप में शिव, तो शिव की पूजा करने का ज्ञान दिया है। फिर जो धूप है, दीप है, जो हम आरती वगैरह करते हैं, इसकी परंपरा भी हमें द्रविड़ लोगों से ही मिली है, ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत प्रकृति में पशु
और पूजा, द्रविड़ की भेंट भी दी गई, यानी पशुओं की पूजा करना, जैसे कि गाय माता की हम पूजा करते ही हैं, तो ये सारी पूजा की भी द्रविड़ लोगों से हमें भेंट मिली है। इसके अलावा द्रविड़ों के जो मूल देवों को आर्यों ने अपना लिया है, उन्हें संस्कृति के देव रूप में पुनः स्थापित किया है। समय समय के साथ उत्तर के प्रचंड प्रभाव के तहत द्रविड़ों ने आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई है और अंतरजातीय विवाह संबंध भी होने लगे हैं। द्रविड़ों ने मात्र प्रधान कुटुंब या प्रचलित की थी और अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में और विविध कलाओं जैसे कि कताई है, बुनाई है, रंगाई है, रक्षा नौका आदि है क्षेत्रों में उसका विशेष योगदान भी रहा है। कताई मतलब जो रुई का काम होता है ना, जैसे चरखा के द्वारा, जैसे गांधी जी ने हमें बताया था, तो वो रुई के जो बड़े बड़े तार होते हैं उनको निकाल कर इस प्रकार से जो काम किए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, उसे कताई कहते हैं। और बुनाई हमें पता ही है, जो हाथ के द्वारा बुनाई की जाती है कपड़ों वगैरह में। तो इस प्रकार से कताई, बुनाई, रंगाई, इन सब चीज़ों का विशेष योगदान रहा है द्राविड़ लोगों का। आर्यों के प्रभुत्व के बाद दक्षिण भारत की तरफ खिसकते गए ये लोग और ये वहीं स्थायी हो गए। इसलिए आज के समय में भी देखा जाए तो दक्षिण भारत में द्रविड़ की कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग आज भी देखने को मिलते हैं। तमिल साहित्य की उर्मी की अभिव्यक्ति से पूर्ण था। फिर है कुछ अन्य प्रजा। अन्य प्रजा में मंगोलॉइड, अल्पाइन, फिर डिनारिक और आर्मेनॉइड प्रजा का समावेश होता है, जिसमें मंगोलॉइड के बारे में बताया गया है कि ये प्रजा जो है वो उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए भारत में आई थी और इन्होंने उत्तरी आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया और समय के साथ ये लोग यहाँ भारतीकरण हो गए, यानी भारत में रहने लगे और भारतीकरण हो गए। इस प्रजा का जो रंग है वो पीला रंग, चिपटा उभरे हुए गाल, बादाम आकार की आँखें और इस प्रकार इनके शारीरिक लक्षण बताए गए हैं। मंगोलाइट जो लोग हैं वो पीले रंग के थे, यानी ऐसा कहा जाता है, तो उन्हें कितार कहते हैं। फिर है कुछ इसमें और नाम बताए गए हैं, जैसे अल्पाइन। तो यहाँ पे ये जो 3 नाम और दिए हैं, अल्पाइन, डिनारिक, आर्मेनॉइड, तो ये जो है मध्य एशिया में आई हुई प्रजा बताई गई है और ये तीनों जाति एक समान भौतिक गुण धर्म वाली है। इस प्रजा के अंश जो हैं वो विशेष करके महाराष्ट्र में, बंगाल में, ओडिशा और गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आर्य, जो सबसे मेन पॉइंट है। आर्य जो है वो भारत के आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे, जो प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाए और उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वे प्रदेश आर्यव्रत कहलाते थे। प्राचीन काल में प्रथम आर्य जनसंख्या जो वायव्य भारत में थी और वहाँ 7 बड़ी जो नदियाँ हैं उसके कारण ये सप्त सिंधु का प्रदेश माना जाता था। उस वैदिक काल में पूर्व मिथिला यानी बिहार तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यव्रत का विस्तार हो गया था और जिसकी प्रजा की तुलना में ये अधिक विकसित हुए थे। आर्य भरत राजा का भरतकुल के नाम से यह विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाना जाने लगा। आर्य के बारे में मेन पॉइंट बताया गया है कि जो आर्य लोग थे ये प्रकृति प्रेमी थे। ये वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा इन सब की पूजा आराधना करते थे और उन्होंने इन सभी ऋतुओं की रचना भी की थी। कुछ समय पश्चात वेद पाठ भी प्रचलित किए। कालांतर में उसमें से धार्मिक विधियां प्रारंभ हुई और उसके बाद ज्ञाति क्रियाएं भारत में शुरू हुई। भारत में आई विविध प्रजा की संस्कृतियों में विशिष्ट तत्वों को अपनाकर एक संवीर संस्कृति का सर्जन हुआ। कालांतर में भारत में आकर स्थायी होने वाली जो सभी जातियां हैं उनके बीच विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण भी होता रहा और सबके विशिष्ट रहन सहन, भाषा, विचार, उनकी धार्मिक मान्यता इन सब का भी समन्वय हुआ। इस तरह प्रारंभिक काल से ही अपने देश में एक समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा है, जिसके कारण भारत को भव्य एवं समृद्ध विरासत भी प्रदान हुई है। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ है। ये लोग परस्पर इतना घुल मिल गए हैं कि उनका कोई भी
स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा गया, अर्थात तो उनका भारतीकरण हो गया। यानी कह सकते हैं कि भारत में आकर उनकी संस्कृति का इतना विकास हुआ, रंग बिरंगी संस्कृति में, और वे लोग इतना परस्पर घुल मिल गए हैं भारतीय लोगों से कि उनका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो पूरी तरह से भारतीकरण हो गए हैं। तो इस तरह प्राचीन भारत में आई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत विविधतापूर्वक, रंग बिरंगी और समृद्ध बनी है। अब हम जानेंगे हमारा लास्ट पॉइंट, विरासत की देखभाल और संरक्षण। तो भारत की विरासत की प्रत्येक बातों ने भारत को मोहक, नियममय और आकर्षित बनाया है, भारत को गौरव दिलाया है। इस भव्य विरासत को संभाल कर विश्व में प्रतिष्ठित और गौरवपूर्ण अग्रिम स्थान भी प्राप्त किया है। तो कहा गया है कि भारत की जो विरासत है उसे संभालना भारत के प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है। तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भारत की विरासत को संभालें, उसका संरक्षण करें। प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को कोई भी किसी भी प्रकार की हम हानि ना पहुंचाएं, उनकी देखभाल करें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और जो हमारा संविधान है, उस संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य में भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताया है कि भारत के नागरिक के जो मूलभूत कर्तव्य हैं वो ये है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व को हमें समझें और हम उसका परीक्षण और कर्तव्य करें। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी हैं, वन्य जीव हैं, इन सब की हमें रक्षा करनी है, इसका संवर्धन करना है। प्राणी मात्र से सभी दया भाव रखने का हमें कर्तव्य रखना है, यानी प्राणियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनके प्रति हमें दया भाव रखना है। हमारी तरफ से वृक्षों को, झीलों को, नदी हैं, फिर जो वन्य में रहने वाले जीव हैं, नहीं किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रखने का कर्तव्य का भी समावेश किया गया है इसमें। तो इस प्रकार बताया गया है कि प्रकृति ने जो मनोरम भूदृश्य भारत की भूमि को दिए हैं, उसकी सुंदरता, फिर उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता को हम सबको साथ मिलकर एक नेतृत्व कर्तव्य समझकर उसे सुरक्षित रखना चाहिए। विरासत की जो संरचना है, उसकी क्रमिक विकास भारत को मिली है, तो उसकी विशिष्ट प्राकृतिक रचना पर आधारित है। तो प्रकृति द्वारा भारत को संपत्ति जो प्राप्त हुई है, इन प्राकृतिक विशिष्टताओं ने भारत को एक प्रत्येक क्षेत्र में विकास हेतु अनमोल अवसर प्रदान किए हैं। तो हमारा काम है कि इन सब चीज़ों को हम अपना कर्तव्य समझ के हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, हमें किसी भी प्रकार से इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो भारत की विरासत सदियों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का परिणाम है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।